धन्यवाद। साथियों, हमने जिन्होंने आना था प्रोफेसर श्यामलाल, वो भी बीसी है, जयपुर से, अपने वाल्मीकि जाति से, और एज है करीब 80 से ऊपर। तो 70 साल के बाद ही बीमारी शुरू हो जाती है, तबीयत खराब हो गई, तो हमने दूसरे बीसी को आमंत्रित किया तुरंत, और हमारे उनका वेलकम करते हैं। आप सबके लिए मैं सामने पहली बार ही आया हूँ इत्तेफाक से, और कुल मिला के मैं विजेंद्र सिंह जी का, जो मेरे ख्याल से 2 साल पहले से मेरे कांटेक्ट में आए, और उनकी वजह से मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। जो मैं उनसे बात करता रहा वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसमें से चंद बातें आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो आप सबको, सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी उसी मन से जय भीम कह रहा हूँ, और लेकिन मैं आपसे कनेक्टिविटी के लिए, जुड़ने के लिए, जो जिसके हिसाब से दुआ और सलाम है वो उसके हिसाब से मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। लेकिन मैं इसका मतलब बताता हूँ पहले, क्योंकि बहुत लोग परहेज करते हैं सलाम करने से, है ना। हमारे जो सिख दोस्त हैं वो जो है सत श्री अकाल कहते हैं। बहुत सारे हमारे जो, मैं हिंदू सबको नहीं कहता, क्योंकि आपको हिंदू में वो मानते ही नहीं, इसलिए मैं दलितों को हिंदू के हिसाब से नहीं मानता। आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप राजपूत नहीं हैं, आप वैश्य नहीं हैं, आपको वो दलित मानते हैं। जो आप कनक साहिबा ने जो बात की है परिभाषा में, उसमें भी बात करूँगा, ठीक है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि मैं आपके लिए खुदा से सलामती की दुआ करता हूँ, यानी आई प्रे टू ऑलमाइटी गॉड टू ब्लेस यू विद ऑल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। दैट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम। आप बोलेंगे वालेकुम सलाम, आपके ऊपर भी वैसा ही हो जैसे आप मेरे दुआ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे ये समझते हैं मुसलमानों का कुछ अलग से इतिहास है, सलाम कुछ अलग से, मैं क्यों सलाम करूं। जैसे मैं बहुत मन से जो है अपने जो सिख दोस्त हैं उनको सत श्री अकाल कहता हूँ, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। मैं जो मेरे दोस्त हैं नमस्कार वाले भी हैं, नमस्ते वाले भी हैं, ठीक है। अब आप जय भीम में मैं शामिल हो गया हूँ तो वो भी हैं। तो इस तरह से मैं इसको एक इंसानी तौर पे आपको ये बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी इंतज़ामिया है जिन्होंने मुझे इस फंक्शन के लिए बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ थोड़ा गलती हो गई, इसमें मैं पूर्व कुलपति अलीगढ़ विश्वविद्यालय नहीं हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD किया, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट रहा, पूल ऑफिसर रहा, फिर मैं हिमाचल प्रदेश में साइंटिस्ट था। तो वहीं रहते रहते मैं रामपुर यूनिवर्सिटी में फाउंडर वाइस चांसलर रहा, उसके बाद डायरेक्टर जनरल रहा, और अभी देर सवेर पिछले साल में लिंगियाज यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से रिटायर हुआ। और मैं हिमाचल में साइंटिस्ट था और प्रोफेसर हेड रहा, ठीक रहा, बहुत कुछ जो भी रहा बहरहाल। और मैं अगर अपने आप को बताऊं तो आप वो अचंभे में मत आना, मैं 72 एज में हूं और 2014 में मैं रिटायर हुआ। हिमाचल की देन है, साफ पानी है, धूल मिट्टी नहीं है, और जो मैं जहाँ बात करने जा रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। और जिस घर में, जिस समाज में औरतों की इज्जत नहीं है वो समाज कभी सभ्य नहीं हो सकता, ठीक है। आप तो इसमें ज़रा ताली वाली लगाओ इसके लिए। मैं, आप भी सब सुनते हैं अलग अलग तरह से, भाई के बारे में भी, बहन के बारे में भी, माँ है, बहन है, और बेटी भी है, और उसके बाद तो 4-5 रिश्ते तो हैं ही हैं। तो बहरहाल एजुकेशन के, शिक्षा के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ।
लता जी ने जो कहा कि लड़की का शिक्षित होना क्यों ज़रूरी है, उसे पूरा परिवार कैसे तालीम याफ्ता हो सकता है। जो बेटा है आम तौर पे, सभी मुझे नहीं मालूम कैसे आप लोग सोचते होंगे, आम तौर पे बेटे पे पूरा फोकस माँ करती है, और चूँकि माँ उसको अलग से दर्जा देती है तो बहन भी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत करती है, और बहन माँ बाप को मनाती है अपने भाई के लिए, अलबत्ता भाई जो है उसको बराबरी का हिस्सा नहीं देता। इस पर गौर करना आप लोग अलग अलग से। तो अगर स्कूल से दोनों आए तो माँ भी कहेगी ज़रा भाई के लिए चाय बना लो, पानी ला दो, वगैरह वगैरह, और पहले खातिर बेटे की करेगी, बाद में अपनी बेटी की करेगी। और हर घर का यही मिजाज है, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी। तो कुल मिला के एजुकेशन की जो बात की वो इसलिए ज़रूरी है कि जब मेरी बेटी दूसरे घर जाएगी और वो वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएगी, आप सभी कहते हैं मेरी मातृ ज़बान क्या है, मातृभाषा क्या है, तो जो माँ बोलेगी वही तो बेटा बोलेगा। अगर मेरी शिक्षा नहीं हुई तो मेरी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होगी, मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा। तो खैर इसमें फ़र्क है, बेटा तो इंजीनियर भी बने और बेटी को तो बीए करके, ये सोचते हैं पराया धन है, आम तौर पे बीए एमए के बाद अक्सर शादियाँ कर देते हैं। सारा पूरा फोकस बेटे पे है, बेटा कमाऊ पुत्र है इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और बेटी चूँकि कमाऊ नहीं है इसलिए उस पर थोड़ा सा पढ़ा दिया बीए में। और जो अच्छी बच्चे हैं वो तो अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं, लेकिन आम तौर पे ये साइकी हमारे बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ है। और मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, मुझे यकीन है आप लोगों को चीज़ें, बहुत सारी बातें पसंद आएंगी, मैं ऐसा समझता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाने में ही रहा हूँ ज़्यादा, तो बोर नहीं होना आप लोग, ठीक है। तो 1 घंटा तो लेक्चर हम देते ही हैं कम से कम, तो अगर उसको हमने कम भी किया है ना तो 30 मिनट तक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो अगर प्रैक्टिकल हो तो 2 घंटे का होता है ना। और ये सही है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, हाँ 55 मिनट का लेक्चर होता है। तो खैर मैं इसको कम कर दूंगा, लेकिन ऐसी बातें जो अब तक मेरे दिल की है वो पहुँच जाए, खुदा करे। अब साहब जो है हम हिंदू हैं सब, इस पर गौर करना। जो अक्सर लोग कहते हैं कि विदेशी आक्रमणता, अभी भी सुन रहा था, तो अभी विदेशी आक्रमणता हमारे भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर जो है राजपाट किया। तो मैं आपको एक बात अंडरलाइन बता दूं, जितने भी जो मुस्लिम रूलर थे वो इस्लाम फैलाने नहीं आए, वो अपनी राज करने और राजपाट को बढ़ाते आए, एम्पायर को उन्होंने बढ़ाया। और वो जो आज हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जो हमारे नए पार्लियामेंट में अभी जो नया नक्शा लगाया है उसमें जो इंडिया है ही है, लेकिन उसके साथ अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अब आप गौर करना नेपाल भी है। तो क्या यह संभव है? अब आप ज़रा सोचिए इसको, आप सोचिए ज़रा, संभव है? अब हमको क्या चाहिए, ये जो भारत हमारा है ये तो है ही है, और वो जो निकल गया वो सब भी एक साथ होके अखंड भारत होना है, जो मेरी राय में मुमकिन नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन आपके जहन पे, मैं दलितों के ख़ास तौर से फोकस कर रहा हूँ, आपके जहन पे ये एक हथौड़ा है और आपको आगे रखने का एक मुहिम है। उसके पीछे 2 रीज़न हैं। आपसे मेरा झगड़ा होगा तो हम दोनों ही दुश्मन हैं किसी के, आप ज़रा गौर करें। वो आपको रख के जो लता जी ने कहा कि अगर मैं मारूंगा तो दलित मरेगा, दलित मारेगा तो मियाँ मरेगा, और जो खेल करने वाला उसका अंगूठा ऊपर रहेगा। आप सोचिए जरा, ये हकीकत है कि नहीं? अभी इन्होंने ये भी बताया, प्रभाकर जी ने भी, जो अभी बाबरी मस्जिद का भी इशू किया, अभी जो लता जी ने बताया कि हमारी जवान लड़कियों को धर्म के प्याले में उनको अफीम दे दी और वो उसमें लगे पड़े। तो मैं गुजरात में, विजेंद्र सिंह भी मेरे साथ थे,
3 जगह हमको लेक्चर देने का मौका मिला, बरोच में, नर्मदा में, आदिवासियों में। तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो 80-20 का मसला आ गया, आप गौर करिए। और जब वो 80 हो गए कि हमें तो 20 चाहिए ही नहीं, तो फिर उसमें जब आप हो गए 7, है ना, उसके बाद जो है फिर हम जो है 7% नहीं है, 11% नहीं है, जो भी आप समझ लीजिए, और फिर आप 12 हैं। आप इसको गौर करें, पहले तो आप सब एक हैं, लेकिन जब आ गए तो उन्होंने उसमें फिर फर्दर फिल्टर कर लिया और गोना गोने रख लिए और जो छोटे दाने थे वो बाहर कर दिए। तो इस तरह का झरना उन्होंने लगाया हुआ है, उस पर ज़रा गौर करें। आपको छानने की बहुत कोशिश हो रही है, उसमें आप जो है जहन लगाइए, सोचिए कि हम किस साजिश का शिकार हो रहे हैं। हमको अपने घर में अपने बच्चों को समझाना है, आपको तो एजुकेशन पर फोकस करना है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि एजुकेशन मेरा 41 साल से मैं पढ़ाई रहा हूँ, जब तक पढ़ा तो अलग बात है। तो ये बात तो आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि ना कहो से दोस्ती, ना किसी से बैर, अपना अपना काम करिए, बढ़िया बनाइए, मुल्क को अच्छा बनाइए। मुल्क का मतलब क्या है, क्या मुल्क क्या होता है? मेरा घर भी एक मुल्क है, फिर एक गांव में तब्दील हो जाएगा, फिर गांव जो है पूरा एक परगने में तब्दील हो जाएगा, वही परगना एक प्रदेश का हिस्सा बनेगा और सारे प्रदेश एक मुल्क का हिस्सा बनेगा। तो जब तक हमारी सोच ये नहीं होगी कि हम इसमें कंट्रीब्यूट क्या करें, जैसे हम नेशनल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं एजुकेशन के एतबार से, तो जो भी आप योगदान दे रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लुहार है, कोई बढ़ई है, कोई धोबी है ना, कोई अलग अलग प्रोफेशन है, जो भी आप समझ लीजिए, वो सब भी देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ही अकेले सेवा कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। तो सेवा करने का ये कोई तरीका नहीं है, सेवा तो अपने भाव में है, किसी भी तरह से करिए। अब मैं इस सेवा पे इसलिए आ रहा हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लॉ ऑफ इंसानियत और फंडामेंटल रूल है, वो क्या है कि सबसे पहले आपको तालीम हासिल करनी, शिक्षित होना है। इस पर गौर करना, मैं थोड़ा तो एक्सप्लेन करूँगा। अब जो एजुकेशन में जाएंगे तो जब तक आपकी समझ नहीं होगी, आप किसी को नहीं समझेंगे, किसी का लेख पढ़ के, जैसे आप लतीफ़ जी बता रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया, मैं तो खैर कर ही रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ और जो मेरे सामने हो रहा है, अगर आदमी विजडम का है, पावर है उसको दिमागी, वो समझ लेगा कि आदमी कहाँ बात कर रहा है और उसका मतलब क्या है। आप भाव से ही पता कर लेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो इस तरह से एजुकेशन इज द फंडामेंटल प्रायोरिटी इन टू बिल्ड अ ह्यूमन सोसाइटी। और वो सोसाइटी कैसे शिक्षित होगी? अब मैं हूँ, मैं जानता नहीं, पढ़ता नहीं, तो मेरे सामने तो काला अक्षर भैंस बराबर। हम बहुत लोग को देखते हैं और वो बेचारे नहीं पढ़े हुए, वो लाचार और इन्फीरियर महसूस करते हैं। तो मेरी दुआ है कि कोई भी बच्चा बगैर पढ़े ना रहे, सब शिक्षित हों, तालीम याफ्ता हों। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसे सब्जेक्ट जो है चूज़ करने हैं जिसको मुझे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बस मामूली सा पढ़ लिया तो ड्रॉप आउट्स हो गए, इस तरह नहीं। मैं उस फेज पे भी आ रहा हूँ कि तालीम इसलिए ज़रूरी है कि आप समाज को समझें, किसी का आप लेक्चर सुने या किसी के अखबार में लेख पढ़ें, आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इसका मकसद क्या है, इसके पीछे इसकी साइकी क्या है, वो मुझे मानना है कि नहीं मानना है। मुझे उसको हर चीज़ को नहीं मानना है। अपनी जब तक आपके अंदर नहीं कहने की अक्षमता नहीं होगी, आप बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते। आप हर चीज़ में हाँ करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कोई सोच नहीं है। आप मेरी बात पर गौर करिए, आप हर चीज़ को हाँ ना करें। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप हाँ ना करें। आप नहीं कहना सीखिए। मुझे कोई कहता है कि फिल्म देखने चलना है और कोई कहता है किसी और चीज़ के लिए करना है, तो मुझे ये अंदाज़ा लगाना है कि वहाँ जाने में मेरा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ किसी की संगत में जाकर नुकसान है तो मुझे उसको नहीं कहना पड़ेगा। जो अभी आरएसएस की बात कर रही थी, उसमें बच्चे जो आ रहे थे, उनके माँ बाप ने उनको शिक्षित नहीं किया, उनको इस चीज़ के लिए नहीं समझाया कि इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है। तो जब हम पढ़ लिख लेंगे, हम रोज़गार पाएंगे,
नहीं मिलेगा तो हम बिजनेस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो तिजारत है, ईमानदारी से तिजारत करें। और उसके अलावा जो किसान है वो किसान जो है वो अपना काम करें, मजदूर अपना काम करें, और जो भी आदमी जो इसका है वो उसमें ईमानदारी से करें। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है कि वो शिक्षित हो जाए। और इसके बाद जब खूब कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, फिर दूसरों की मदद करें, गरीब की मदद करें, उसको अपने बराबर लाने की कोशिश करें। जब तक आपके अंदर ये मादा नहीं होगा कि मैं अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदारों की और अपने गरीब समाज की हम जब तक जो है मदद नहीं करेंगे, आपका समाज कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह कि अगर एक बच्चा है जो बहुत होशियार है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो पढ़ना चाहता भी है, मगर उसके पेरेंट्स के पास उतना अक्षमता नहीं है कि फीस उठा सके, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। जो भी आप कोई इस तरह का कोई फंड कलेक्शन रेज करें या जो भी तरीका हो, जिससे कि आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, लड़कियों को उनकी जो है पढ़ाने में मदद करें और शादी ब्याह में भी जो हो सके उनकी मदद करें। ये मैं ऐसा समझता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप हैरान होंगे कि मैंने कितने बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। और उसके अलावा जो भी गरीब गुरबा दवाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए कुछ थोड़ा अंदाज़ा होता है, सीक्रेटली मैं उनको बहुत अंधेरे में नहीं, लेकिन इस तरह से जिससे कि उसको शर्म ना आए। जिस पर भी गौर करो, कोई आदमी झूठी तारीफ करने के लिए फ़ोटो करा के उसको व्हाट्सएप कर देता है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो मदद करे और खामोशी से करे, इस हाथ से करे तो इस हाथ को भी अंदाजा ना हो। जब तक हमारे अंदर ये जो जज्बा नहीं आएगा, हम अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं? ठीक है, एक भाव पैदा होना है। कैसे भाव पैदा होगा? एक साइकिल पे जा रहा है, एक आदमी साइकिल से जा रहा है, एक आदमी पैदल जा रहा है, मैं कार से जा रहा हूँ, बड़ी कार से जा रहा हूँ हैं, और घमंड में जा रहा हूँ, तो वहाँ हल्का सा पानी कहीं सड़क पे भरा हो तो इतना ध्यान नहीं रखते कि मेरी गाड़ी अगर तेज चलेगी तो उस गरीब के ऊपर छींटे पड़ जाएंगे, क्या पता वो किसी रिश्तेदारी में जा रहा हो, तो फिर वो कहाँ से अपने को बदलेगा? तो ये जो तकब्बुर है, जो घमंड है इंसान के अंदर, वो बहुत गलत है। तो जो अच्छा इंसान होगा वो ये भी फील करेगा कि मुझे सड़क पे अकड़ के नहीं चलना है, मुझे उलझना नहीं है, मुझे ऐसे रास्ता बना के आगे निकलना है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी है। मैं रहबर बनूं, मेरे पीछे सब चलें, ना कि मैं पीछे चलूं। आप ये मादा तो तैयार करके देखिए, क्यों नहीं होगा? मैंने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, मैंने उनके ऊपर ड्रामे देखे, आप हैरान होंगे, मुझे रोना आ गया। और इतना ज़बरदस्त जो ज़िंदगी में उनकी जो सैलाब आया, वो सैलाब में आप लोग को तिरने का मौका मिल रहा है। सोचिए आपने कभी सोचा ये? किसी एक आदमी की कुर्बानी से आप कितने हज़ार लाखों लोग जो है फैज़याब हो रहे, फ़ायदा उठा रहे हैं। ये रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसी थोड़े ना आ गई है, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, हम तो जहाँ हैं, लेकिन आप तो खुदा के वास्ते आगे बढ़िए। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे भाई बड़े आगे निकलेंगे तो वो हमें भी थोड़ा सा जो है सहारा देंगे। तो जब तक एक दूसरे का जो है ना बैलेंस नहीं बनेगा, तो जो मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ उस पर गौर करिए आप। जब तक उसका एक बैलेंस कलेक्टिव फोर्स नहीं बनेगी, आप भी पीटेंगे, मैं भी पीटूंगा। ठीक है, तो यूनाइटेड वी डेवलप एंड स्ट्रेंथ, एंड डिवाइडेड वी ब्रेक। इट्स वेरी सिंपल। ज़्यादा बात हो गई क्या? मुझे लगता है सबको भूख लग रही होगी, लेकिन जल्दी से मैं ख़त्म कर दूँ। अच्छा ये बताओ, आपको मेरी बात पसंद आ रही कि नहीं? अब बताओ। तो मैं पहले हिंदुस्तान और भारत का बता दूं, क्योंकि इन्होंने मुझे जल्दी पर्ची दे दी। मैं सोचा 50 मिनट तो मैं बोल ही सकता हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट में तो बहुत बोलता हूँ। ये जनरल सोसाइटी में मैं अभी आना शुरू हुआ रिटायरमेंट के बाद।
क्योंकि जब आदमी ऑफिस में होता तो उसके बाहर नहीं बोलते, एक लाइन होती ना, उसके बाहर नहीं बोलते। अब मुझे मौका मिल गया सभी लोगों में बात करने का। तो हमारा जोग्राफिकल जो पोजीशन है हिंदुस्तान की, उस पे आ रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डिप्टी स्पीकर हाउस में एक लेक्चर दे रहा था, काफ़ी बड़े बड़े मंत्री शंत्री थे वहाँ, खूब हम कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। अब साहब उसमें से एक साहब ने पूछा, वो एमपी पहले बनारस के होते थे मोदी से पहले, तो वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। अब इस पर गौर करना आप लोग सर, ठीक है। हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, जो हिमालय पर्वत है, ये 8 मुल्कों को डिवाइड करता है। आप इस पर गौर करना ध्यान से सर। हिमालय पर्वत के ऊपर 8 मुल्क जो हैं बसे हुए हैं, 8 कंट्रीज हैं, देश हैं। उसमें कुछ हिस्सा तो पूरा का पूरा है, कुछ थोड़ा सा उससे मिले हुए हैं थोड़ा सा। जैसे कश्मीर है हमारा, और ऊपर का उत्तराखंड का हिस्सा है, और वो आगे नॉर्थ ईस्ट तक चला गया। फिर उसके बाद में नेपाल का हिस्सा है, कंचनजंगा वगैरह सब ऊपर आते हैं। उसके पास भूटान है, और ईरान का हिस्सा है, और पूरा अफगानिस्तान है, ठीक है। आप लोगों ने कभी उधर ध्यान नहीं दिया होगा, दिया ना? हाँ। तो इन 8 मुल्कों की, कंट्रीज़ की एक इंटरनेशनल काउंसिल है, उसको आईसी मोड कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस नेपाल में है। और उसमें 8 के 8 मुल्क जो है कंट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी, और एंथ्रोपोलॉजिकल के लिए भी, बहुत सारी स्टडीज़ के लिए वहाँ लोग जाते हैं, जैसे भी लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते। तो जब ईरान से लोग यहाँ हिंदुस्तान में आए या अफ़गानिस्तान से आए, वो खैबर पास के थ्रू आए। तो जो अरब थे, जो गरम मसालों की बिजनेस करते थे, और तो कुछ कपड़ा रेशम का होता था, ज़्यादा था, तो वो बोलते थे कि कहाँ जाएं, कहाँ गए, कहाँ से बिजनेस हो रही। तो उन्होंने इसका नाम जो है जो हिंदू कुश है ना, उससे हिंदू कुश से हिंदुस्तान कर दिया। इस पर गौर करिए। जैसे ख़ास तौर से उर्दू में अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के स्थान है ना, उर्दू में आमतौर से पर्शियन में ये इस तरह का नॉमेनक्लेचर है, इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान हुआ। फिर इसके बाद सिंध से हिंद हुआ। अरबी में सीन से आमतौर पे वो कोई वर्ड्स नहीं, अल्फाज नहीं है, हाँ से है, ठीक है। इसलिए उसको सा के बजाय हा कह के सिंध के बजाय हिंद कहा। और जो जितनी भी यहाँ कौमें आबाद थी, जिसमें जैसे अभी मैं भी जानता हूँ पहले से ही, तो जो मूल निवासी का आपने नारा लगाया, जो भी थे, तो उनको उन्होंने हिंदी से करके हिंदू कहा। और उसमें अलग अलग जो है धर्म के मानने वाले थे, जिसमें जैन थे, बौद्ध थे उससे पहले, और ये सनातन धर्म के लोग थे। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन देखता था यूनिवर्सिटी में, जब एडमिशन के लिए आती थी, हाँ मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, तो किसी ने भी अपना धर्म जो है सनातन नहीं लिखा। 99% लोग अपना धर्म हिंदू लिख रहे हैं, एंड हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन। धर्म इज सनातन और जैन एंड बौद्ध, और है ना जो इस्लाम। तो मेरा मतलब कहने का है कि उसको बहुत ही जनरलाइज करके उसको हिंदू कर दिया, बट वी आर नॉट बेसिकली हिंदू। लेकिन जहाँ भारत की बात है, वो मेल नॉमेनक्लेचर में आता है, नहीं राम जी के छोटे भाई भारत हैं, तो फिर भारत माता का कॉन्सेप्ट जो है नॉमेनक्लेचर में नहीं बैठता, जो जैसे बोलते हैं ना जय भारत माता वगैरह वगैरह। तो भारत तो एक मेल पुरुष के नाम पे है भारत, और भारत माता नहीं है। तो ये अलग अलग कन्फ्यूजन्स हैं, और थोड़ा सा अपने आप को और प्रशिक्षित कीजिए, और अपने आप को थोड़ा आगे लाने की कोशिश कीजिए। और मैं तो खैर बता ही चुका हूँ कि बहुत बोलने की आदत है, लेकिन मैं आपसे अभी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें और साजगार रहें, और जो है जिसे बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी को क्या बोलेंगे भाई हिंदी में, समृद्ध, ठीक है, खूब फले फूले। बच्चों पे ध्यान दिए, जो भी कमाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तालीम पे खर्च करें। 3 चीज़ें आखिर में कंक्लूज़न, एजुकेशन मीन्स तालीम, शिक्षा, फिर अपना बिजनेस, रोज़गार, खूब कमाइए मगर ईमानदारी से,
और लोगों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे कोई एक कोष जिसे बोलते हैं बना के, और उसके के ज़रिए आप उनकी मदद करिए। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर लुकमान साहब, बहुत बेहतरीन बात आपने रखी है। साथ में इस उद्घाटन सत्र के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुवीर सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो इस उद्घाटन सत्र में 2 दिन जो ये कार्यक्रम चलना है, इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, इस बात को माननीय वीर सिंह जी अभी आपके सामने रखेंगे और इस उद्घाटन सत्र की समाप्ति करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। नहीं, आपको हम सुनेंगे। 2 दिन हमारे कार्यक्रम है, ये उद्घाटन सत्र है और लोगों की जरा भूख का पेट का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो साथियों, लुकमान साहब ने बड़ा सलाह में, हाँ लुकमान साहब ने क्या बोला मुस्लिम में, वो जो बोलते हैं सलामत का वालेकुम सलाम। तो एक ने लिखा कि रिंद इतने गुनाह नहीं करते जितने खिदमतगार करते हैं, हम तेरी बंदगी करे ना करें, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। ये बंदों से प्यार करते हैं, यहाँ हम बंदों के लिए हैं। साथियों, ये हमारे बीच में